हेलो एवरीवन, आइए हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी इसके पहले वर्णमाला यानी हिंदी का पहला टॉपिक कंप्लीट किया है। ये हिंदी का दूसरा टॉपिक होगा और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे कि पटवारी और जैसे कि वन रक्षक और सीटीईटी यानी कि टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए हम बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बता दें कि ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। चलिए, तो जो आज का टॉपिक हमने लिया है, टॉपिक का नाम है शब्द भेद यानी शब्द भेद या शब्द शक्ति। वर्णमाला यानी कि वर्ण पढ़ने के बाद वर्णों के एक व्याकरणिक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के व्याकरणिक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का निर्माण होता है कैसे? जैसे कि आपने देखिए, का एक वर्ण है, मा एक वर्ण है और ला एक वर्ण है। जब इन तीनों वर्णों को एक साथ मिला देंगे तो कमल बन जाता है, एक शब्द का निर्माण हो जाता है। अब परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि शब्द भेद के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है। तो आपको याद रखना है, 4 माना गया है। शब्द भेदों के वर्गीकरण का आधार 4 है। पहला आधार है व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद को 5 भागों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद को आधार जो है ना 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद को 3 भागों में बांटा गया है। सारे पॉइंट याद रखने योग्य हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद को 2 भाग में बांटा गया है और रूप के आधार पर शब्द भेद को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम इनके बारे में यानी व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर जो शब्द भेद को 5 भागों में बांटा गया है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी आधार हैं उन सभी आधारों के उदाहरण से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? जैसे पहला, यहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ। पहला जो है वो तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। तत्सम का मतलब है उसके समान। तत्सम मतलब होता है जैसे संस्कृत के ऐसे शब्द ज्यों का त्यों जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि आपने सुना होगा वर्षा, एक शब्द है वर्षा। वर्षा जो है वो संस्कृत का शब्द है बट हिंदी में भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। सूर्य हो गया, ठीक है ना, प्रकाश हो गया। और तत्सम से तद्भव बनाने के कुछ नियम होते हैं। तत्सम से तद्भव बनाने के कुछ नियम होते हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला नियम हमेशा याद रखिएगा, ऋषि जिस भी शब्द में आए, हमेशा ऋषि जिसमें आता है वह तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, तत्सम शब्द में अगर वा वजन है तो तद्भव में जाने पे बा बकरी में चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहेंगे वर्षा तो बरसात हो जाता है, वर्षा का बरसात हो जाता है। जैसे यदि हम कहें कि वानर तो वानर का बंदर हो जाता है, वानर का तद्भव बंदर हो जाता है। तो हमने देखा कि तत्सम के कुछ नियम हैं। जैसे कि ऋषि को अगर आप देख रहे हैं किसी भी शब्द में तो आप कहेंगे इसमें तत्सम होगा, तत्सम शब्द है ये। दूसरा आपने देखा वा वजन का वा बकरी में चेंज हो जाता है। तीसरा सासरौता को सासलजम में चेंज हो जाता है। किसमें? सासलजम को सासरौता में चेंज हो जाता है। सासलजम है यदि तत्सम में तो तत्सम में यानी पर सासरौता में बदल जाएगा। किस तरह से? जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं श्यामल का सांवला हो जाता है। जैसे मान लीजिए श्यामल है, जैसे श्यामल है तो श्यामल का क्या हो जाएगा? श्यामला हो जाता है। तो इस तरह से कुछ तद्भव बनाने के, तत्सम से तद्भव बनाने के नियम हैं। दूसरा जो आता है तद्भव शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के जो ऐसे शब्द यानी कि जो संस्कृत के हैं बट हिंदी में लाने पर उनकी जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं बट हिंदी में लाने पर उनकी प्रवृत्ति जो है वो बदल जाती है, उन्हें कहते हैं तद्भव। तद्भव शब्द का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उज्ज्वल
ऐसे शब्द जो हिंदी विदेश से लाए हैं पर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम कहेंगे कि स्कूल, स्कूल एक विदेशज शब्द है पर हिंदी में ऐसे ही प्रचलित है, ठीक है ना। स्कूल हो गया, रिक्शा हो गया, ठीक है ना, रिक्शा हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन, ठीक है ना। तो ये शब्द विदेशज शब्द हैं, विदेश में जन्मे और हिंदी में हम इन्हें इसी रूप से प्रयुक्त करते हैं, ज्यों का त्यों, तो विदेशज शब्द। आगे बढ़ते हैं संकर, संकर शब्द। ये 5 तरह से व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने इनको पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर। संकर शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषा से, यानी 2 अलग अलग स्रोत से मिलके और एक जो है ना दूसरी भाषा का शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द में आप देखेंगे जैसे हमने कहा 2 भिन्न भिन्न स्रोत से आए शब्द। भिन्न भिन्न स्रोत से आए शब्द का मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा छाया, छाया जो है ना फारसी शब्द है। कैसी शब्द है? फारसी शब्द है। प्लस दार, सॉरी, छाया जो है वो एक संस्कृत शब्द है। क्या शब्द है? संस्कृत शब्द है। अदार क्या है? फारसी शब्द है। तो इन दोनों के मिलाने से एक सार्थक शब्द बनेगा छायादार, जो हम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी 2 विभिन्न स्रोतों से आकर मिलकर बना हुआ शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे छायादार, जैसे पानदार, पानदान, पान जो है ना, पान हिंदी शब्द है। कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है। और दान जो है ना वो किसका शब्द है? फारसी, फारसी। तो ये इन दोनों से मिलके बनेगा पानदान। क्या बनेगा? पानदान बनता है। तो ये जो पानदान है इन 2 विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों से मिलके बना है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्पत्ति या रचना के आधार पर। देखिए, रचना में 3 वर्ण हैं, 3 अक्षरों से मिलके बना है, 1 2 3, इसलिए रचना के आधार पर शब्द भेद के 3 भेद हैं, याद रखेंगे। पहला कौन सा है? रचना के आधार पर सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है रूढ़। रचना के आधार पर जो सबसे पहला आएगा उसे कहेंगे हम रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो जिनके अलग अलग पाठ करने से, अलग अलग भाग करने से उन अक्षरों का कोई भी सार्थक अर्थ न निकले। जैसे कि हाथी, हाथी जो शब्द है इसको हमने लिखा एक हाँ और दूसरा लिखा थी, तो हाँ का अलग, हाँ का मतलब कुछ नहीं है, थी का मतलब भी कुछ नहीं है। जैसे हमने लिखा कमल, कमल, कमल में अगर हम का को अलग कर दें, माँ को अलग कर दें, ला को अलग कर दें, तो इन तीनों का अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब ये एक रूढ़ शब्द है। जिसमें मैंने कहा पानी, अगर हमने साथ में मिला के बोलते हैं पानी, तो हमने पा को लिखा और नी को लिखा, तो ना तो पा का कोई मतलब निकलेगा और ना तो नी का कोई अर्थ निकलेगा। तो इन्हें हम कहेंगे, ये कैसे शब्द है? इन्हें कहेंगे ये रूढ़ शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रूढ़ के बाद यौगिक। यौगिक, यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो जिनका खंड, कोई भी मतलब जो खंड करने पर, पार्ट करने पर, भाग करने पर उनका कुछ अर्थ निकले। जैसे कि विद्यालय, ये संधि के समान होते हैं। विद्यालय, विद्यालय में जब हम विद्या को अलग करेंगे और आलय को अलग करेंगे, आलय, तो विद्या का भी अर्थ होगा और आलय का भी अर्थ होगा। तो इन यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग, ये संधि की तरह होते हैं। याद रखेंगे, यौगिक शब्द संधि की तरह होते हैं, संधि की तरह होते हैं। यौगिक शब्द संधि की तरह होते हैं। इसके बाद आता है योग रूढ़। क्या आता है? योग रूढ़। योग रूढ़ में ऐसे शब्द आते हैं जिनका जो अर्थ जो है अपने समान अर्थों को त्याग कर किसी अन्य तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। मतलब यहाँ पे ये योग रूढ़ का मतलब होता है यह समास की तरह होते हैं। सबसे पहले समास की तरह होते हैं और उसमें भी जैसे हमने कहा दशानन, दशानन, तो दशानन मतलब 10 है, आनंद जिसके जैसे कि रावण, जैसे कि रावण अपने विशेष अर्थ को त्याग कर कोई अन्य अर्थ को ग्रहण करेगा। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो अगला आता है शब्द भेद का आधार, वो आता है
तीसरा अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला जो है सार्थक शब्द, अर्थ मतलब सार्थक, और दूसरा हो गया सार्थक, दूसरा हो गया निरार्थक। सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द, जैसे मैंने कहा कुर्सी, तो आपने सिर्फ यहाँ पे कुर्सी की बात किया है। जैसे मैंने कहा पानी, तो आपने सिर्फ पानी की बात की है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा खाना, तो ये एक कैसे शब्द है? सार्थक शब्द। और निरार्थक शब्द का मतलब है, जैसे मैंने कहा खाना वाना लाओ, खाना वाना लाओ, तो ये खाना के साथ वाना क्या है? वाना एक निरार्थक शब्द हो गया। पानी वानी लाओ, कुर्सी वुर्सी लाओ, तो कुर्सी के साथ एक जो और जोड़ दिया गया उसे कहेंगे निरार्थक शब्द। क्या कहेंगे? निरार्थक शब्द। जैसे कि पानी वानी लाओ, तो पानी के साथ जो और एक शब्द जोड़ दिया गया वानी, उसे क्या कहेंगे? निरार्थक शब्द कहेंगे। तो इस तरह से बड़ा ही सरल और बड़ा इजी है ये, ठीक है ना। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और निरार्थक मतलब उसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़िएगा जिसका कोई भी अर्थ ना हो, नहीं होता। जैसे कि खाना वाना, तो वाना का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद के दो भाग आपने देखे, सार्थक निरार्थक। आइए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रूप के आधार पर देखते हैं। रूप के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, रूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब होता है, विकारी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों में या जिन शब्दों का मतलब लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन पर लिंग वचन या कारक का प्रभाव पड़ता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हम समझा दें। विकारी शब्द लिंग वचन और कारक। लिंग मतलब अगर हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो उसका मूल रूप का रूपांतरण हो जाएगा, और अगर हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो उस शब्द में भी परिवर्तन होगा। और कारक में यदि हम कारक चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उसमें भी मूल रूप का रूपांतरण हो जाता है। पर अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन हो चाहे कारक हो, कारक, इन तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्हें हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण, जैसे आज कल, यहाँ वहाँ, ठीक है ना, इधर उधर, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे अविकारी शब्द हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए लड़का आज स्कूल जाएगा, लड़की आज स्कूल जाएगी, मतलब यहाँ पे आज पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं कहूँ वह कल आया था, वह कल आई थी, वे कल आए थे, तो इस कल में कोई चेंजेस नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे लिंग वचन कारक को कैसे भी आप बदलें। तो इस तरह से आपने देखा शब्द भेद में जो सारी चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इसी तरह से वीडियो हम हिंदी को धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को प्रॉपर रूप से समझा के एक्सप्लेन करके आपको प्रॉपर हिंदी का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। अपने और भी दोस्तों को इसका लाभ देने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ में वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलेंगे। इसी तरह सा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है आपको, या कि अपनी कॉपी, एक नोट्स ज़रूर बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता मतलब अपने जो मार्क्स हैं और अच्छे लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार वीडियो को देख सकते हो उतनी बार देखिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम नई क्लास में। ये आपका दूसरा टॉपिक समाप्त होता है।
और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे से भेजता जाऊंगा। आप करते जाइए, प्रैक्टिस भी करते जाइए। बहुत ही बेहतरीन जो है ना कंटेंट वाली ये क्लास रहेगी, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैं कराऊंगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल और बेहतरीन से बेहतरीन लॉजिक के साथ। तो यहाँ पे आपको याद ही हो गया होगा, शब्द भेद के आधार जो है ना 4 है। कौन सा? पहला तो व्युत्पत्ति है 5, और उत्पत्ति यानी रचना में 2, और अर्थ में 2 भागों में बांटा गया है, और जो रूप के आधार पर हम इसे 2 भागों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। सार्थक शब्द कौन सा है, निरार्थक शब्द कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। और रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है, ये पूछा जाता है। यौगिक शब्द कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है, ये इस तरह से क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। और अविकारी शब्द क्या होता है और विकारी शब्द क्या होता है, तो इस तरह से डायरेक्ट आपको समझ लेना है, ठीक है। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।